हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं इन पॉइंटों को पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। आज का जो पहला पॉइंट है ये है 9 मई 1945 को यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। भारत की आज़ादी के सवाल का हल खोजने के लिए 3 ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल मंत्रियों को यहाँ पर भेजा गया। मंत्रियों की इस टीम लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर को कैबिनेट जो है मिशन कहा जाता है। मंत्रियों की इस टीम में जो है 3 जो थे ये अंग्रेज थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, स्टीफर्ड क्रिप्स था और एवी अलेक्जेंडर। इनमें से इनका जो अध्यक्ष था, जो कैबिनेट मिशन था उसका अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। मिशन जो है ये कैबिनेट जो मिशन है वो 1946 से मई 1946 तक भारत में रहता है। और कैबिनेट मिशन ने संवैधानिक ढांचे पर चर्चा की और संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया का विस्तार उल्लेख किया। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक और कार्य किया कि संविधान सभा का तो गठन किया साथ में। उसके बाद भारत की जो अंतरिम सरकार है उसका गठन करने के बाद ये यहाँ से चले गए। अब इसके इतिहास को थोड़े समझते हैं कि क्या रहा होगा। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो भारत में जो है द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से शुरू हो गया था। 1939-40 में शुरू हुआ था और 1945 तक ये युद्ध चलता है। तो जब यहाँ पर जब विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो भारत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन भी चला। इसलिए अंग्रेज जो है दोनों तरफ से जो है वो अंग्रेज जो है वो द्वितीय विश्व में भी लड़ रहे थे और साथ में भारत में भी जो है आंदोलन चल रहे थे। इसी कारण जो है अंग्रेजों ने वादा किया कि हम यहाँ से जो है तुम्हें आज़ाद करके चले जाएंगे और साथ में एक संविधान का भी निर्माण करके जाएंगे। जब 1945 में जब द्वितीय युद्ध जो समाप्त हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है कि 1945 में ब्रिटेन में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। इस चुनाव में जो है लेबर पार्टी जीत जाती है और लेबर पार्टी का जो मुखिया होता है सर क्लेमेंट एटली, जो ब्रिटेन का बाद में प्रधानमंत्री भी बनता है। जब कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा जाता है तो सर क्लेमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है। जो कंजर्वेटिव पार्टी होती है, जो लगातार जीतती आ रही होती है, वो हार जाती है और लेबर पार्टी का जो मुखिया होता है सर क्लेमेंट एटली, वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है। उसके बाद जो सर क्लेमेंट एटली होता है वो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो 3 लोगों को भारत भेजता है, जिनके हमने नाम देखे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनमें से जो ये पैथिक लॉरेंस था ये इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष होता है। ये कब आते हैं भारत में, तो हमने देखा मार्च 1946 में ये भारत में पहुंच जाते हैं। अब आते हैं संविधान सभा के गठन पर। संविधान सभा के गठन जब होता है तो पूरे भारत से जो है 10 लाख लोगों पर एक सदस्य को यहाँ पर चुना जाता है। यानी कि भारत को जो है 389 भागों में जो है विभाजित जो है किया जाता है। जो भारत को जब बांटा जाता है तो 389 भागों में बांटा जाता है और यहाँ से एक एक सदस्य को चुना जाना था। मतलब संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने जाने थे, आपसे नंबर पूछा जाता है तो 389 को चुना जाना था। यानी कि प्रत्येक जो 10 लाख लोगों में से था वो एक सदस्य को चुना जाना था। अब ये जो 389 थे इसमें से 296 जो था वो ब्रिटिश भारत था और 93 उस समय देसी रियासतें थी। इन 296 में भी 292 तो विधानसभा क्षेत्र थे और 4 इनमें से जो थे वो क्या थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिसमें से दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, सिंध, जो कुर्ग है वो आ जाते हैं। तो इन 93 जो देसी रियासतों के पास थी, यहाँ तो कहा गया है कि भाई आप एक सदस्य को मनोनीत करके भेज दीजिए संविधान सभा में। और जो ये 296 थे जो ब्रिटिश भारत था उस समय का, इसमें क्या होता है कि चुनाव करवाए जाते हैं। अब जो इन 296 सीटों में जो चुनाव होते हैं इनमें से आपसे नंबर पूछे जाते हैं कि कौन कितना जीता। तो 208 जो है इसमें से कांग्रेस जीतती है। मुस्लिम लीग जो है वो 73 सीटें इसमें से जीत जाती है। तो 73 मुस्लिम लीग जीतती है और 208 जो है कांग्रेस की सीटें आती हैं कांग्रेस के पास इन 296 में से। अब जब चुनाव जुलाई 1946 में जो है संपन्न हो जाते हैं, अब क्या होता है, एक और सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो इन 296 में से थी इनमें से जो थी महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो इनमें महिलाओं की जो संख्या थी वो थी 15।
अगर आपसे महिलाओं का नंबर पूछ लिया जाए तो वो होगा 15। और सबसे ज़्यादा महिलाएं भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से चुनी गई थी। तो जो संयुक्त प्रांत था, उस समय का संयुक्त प्रांत यानी कि अब का जो यूपी है, उस समय तो उत्तराखंड भी संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। तो वहाँ से जो है सब इन 15 महिलाओं में से सबसे ज़्यादा जो है 5 महिलाएं जो हैं संयुक्त प्रांत से चुनी गई। और सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से चुने गए, तो वो भी कहाँ से चुने गए, 55 सदस्य जो हैं संयुक्त प्रांत से हैं चुने जाते हैं। और दूसरी सर्वाधिक सीटें कहाँ से थी, तो वो मद्रास से थी, जहाँ से 49 को सदस्यों को चुना जाता है। संविधान सभा में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो मुस्लिम महिला कौन थी, संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी, तो जो संविधान सभा में मुस्लिम महिला थी वो थी बेगम एजाइज रसूल। तो बेगम एजाइज जो रसूल थी वो मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में चुने जाने वाली। और संविधान सभा में जो दलित महिला थी वो कौन थी, वो थी दक्षियाणी बेलायुधन। दक्षियाणी बेलायुधन जो थी वो केरल से चुनी गई थी। आपको याद रखना है, कई बार इन महिलाओं के नाम भी पूछ लेता है। इसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा का जो गठन है वो नवंबर 1946 में हो जाता है। नवंबर 1946 में क्या होता है, अभी 46 देखिए, हम पूरे इतिहास को पढ़ेंगे। अभी 1946 में हम पहुंचे हैं कि जब संविधान सभा का जो है गठन हो जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से कार्य शुरू कर दिया था। यानी कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हो गई थी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान सभा की बैठक पर। यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपसे मुख्य 3 जो शुरुआती बैठकें हैं वो पूछ ली जाती हैं, तो इनको एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को हो जाती है प्रथम बैठक, जब संविधान सभा अपना कार्य करना शुरू करती है। ये बैठक नई दिल्ली के संसद भवन में होती है, यानी कि जो केंद्रीय हॉल होता है दिल्ली का, उसमें की जाती है। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम बैठक के अध्यक्ष होते हैं। कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। उपस्थित सदस्य लगभग 208 थे। देखिए, कांग्रेस जीती थी 208 सीटों पर। उसमें से मुस्लिम लीग के पास 73 सीटें थी, जो हमने बात करी थी कि 296 सीटों में से जो मुस्लिम लीग थी वो 73 जीती थी और 208 कौन जीती थी, कांग्रेस जीती थी। देखिए, 73 सीटें जो थी मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा का उस समय बहिष्कार किया था। इसीलिए जो लगभग माना जाता है कि पहली जो सभा रही होगी, यानी कि जो पहली बैठक थी उसमें लगभग 208 जो व्यक्ति थे वही उपस्थित सदस्य थे। उपाध्यक्ष कहीं कहीं पर नाम मिल जाता है इनका। उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथोनी थे। तो फ्रैंक एंथोनी जो थे पहली बैठक के क्या थे, अस्थायी उपाध्यक्ष थे। और सलाहकार कौन थे, बेनेगल नरसिम्हा राव थे, यानी कि जिन्हें BN राव के नाम से जाना जाता है, वो संविधान सभा के सलाहकार थे पहली बैठक में। और पहली बैठक में क्या होता है, जितने भी उपस्थित जो सदस्य होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है। जो भी उपस्थित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। अब दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक की जाती है। इसमें क्या होता है कि अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ये अब स्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं, परमानेंट अध्यक्ष बन जाते हैं। और उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, HC मुखर्जी, जो कि स्थायी अध्यक्ष होते हैं। HC मुखर्जी भी स्थायी अध्यक्ष होते हैं। और सलाहकार कौन होते हैं, बेनेगल नरसिम्हा राव ही यहाँ पर सलाहकार होते हैं। तो जो एडवाइजर थे वो तो सेम थे पहली बैठक में भी और दूसरी बैठक में भी। और जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन होंगे, HC मुखर्जी। और तीसरी बैठक जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसी बैठक में जो है हमारा उद्देश्य का प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा जाता है। तो तीसरी बैठक कब की जाती है, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को की जाती है। अध्यक्ष वही होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। और एडवाइजर BN राव। इनका नाम आपको याद रखना है। और इस तीसरी बैठक में मुख्य क्या कार्य किया जाता है कि इस बैठक में जो संविधान का होता है वो ब्लूप्रिंट जो है तैयार किया जाता है, यानी कि इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है संविधान सभा के समक्ष, तो वो रखा जाता है JL नेहरू द्वारा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य का प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा जाता है, जो आगे चलकर भारत की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है वो बन जाता है आगे जाकर। देखिए, इस जो जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य का प्रस्ताव कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 को रखा था। ये प्रस्ताव पारित कब होता है, तो यह प्रस्ताव जनवरी 1947 को जो है पारित
किया जाता है। तो पारित कब होता है? 22 जनवरी 1947 में। इसमें क्या था कि इस प्रस्ताव में जो है भारत का जो संविधान है उसको गणतंत्र, लोकतंत्रात्मक, सामाजिक समानता वाला या बंधुत्व वाला संविधान, इस प्रकार से इस संविधान को बनाने के उद्देश्य जो है इस प्रस्ताव में पारित किए गए। इसके बाद क्या होता है, जो संविधान सभा के सलाहकार होते हैं, जो BN राव थे संविधान सभा के सलाहकार, उन्होंने क्या किया, और उन्होंने और उनकी टीम ने क्या किया कि संविधान का जो है प्रारूप तैयार किया, यानी कि संविधान का जो है ड्राफ्ट जो है तैयार किया। उसके बाद इस जो प्रारूप था इसको तैयार करने में उन्हें फरवरी 1947 जो है, फरवरी 1947 से अक्टूबर 1947 तक का समय जो है लगता है। और इसी बीच, इसी समय अंतराल के दौरान क्या किया जाता है कि प्रारूप समिति का जो है गठन जो है किया जाता है। तो प्रारूप समिति जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो ये BN राव द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, उसको ये जो समिति थी, ये प्रारूप समिति, वो उसको चेक करने का जो है कार्य करेगी। तो प्रारूप समिति का जो गठन किया जाता है वो 29 अगस्त 1947 को किया जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इनके साथ अन्य 6 सदस्य, यानी कि 6 सदस्य तो अन्य थे और एक सदस्य जो थे अध्यक्ष थे, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और 6 इनके साथ जो थे अन्य सदस्य थे। कई बार क्या पूछ लेता है, इन जो 7 सदस्य थे इनमें कौन कौन शामिल थे, कौन नहीं था, कौन किसकी जगह आया था, ये पूछ लेता है। तो इन 7 को याद रखने की एक ट्रिक है कि भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिले। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये जो ट्रिक है, भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिले, ये जो प्रारूप समिति थी उनके सदस्यों को, कुल 7 सदस्य थे, उनको याद करने की एक ट्रिक है। यानी कि भीम, यानी कि भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। के से आपको याद रखना है KM मुंशी, मित्र से आपको याद रखना है BL मित्रा, कृष्ण से आपको रखना है कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल से आपको याद रखना है गोपाल स्वामी अयंगर, खेत से आपको याद रखना है खेतान, और मे से आपको याद रखना है मोहम्मद सादुल्ला। मे और साधु से आपको याद रखना है मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तो ये 7 हमने जो देखे। और अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो BL मित्रा थे उनकी जगह माधव राव आए थे। उनकी जगह कौन आया? माधव राव। दो की यहाँ पर 2 सदस्य जो थे वो बीच में चेंज हो जाते हैं, और खेतान की जगह जो ये मित्र थे इसकी जगह आए माधव राव, और जो खेतान थे उनकी जगह आए TT कृष्णमाचारी। तो इनको आप याद रखेंगे, ये ट्रिक आप भूलेंगे नहीं, याद रख करना है इस ट्रिक को, क्योंकि प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो 7 ही थे और उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, कौन किसकी जगह आया था ये भी आपको याद रखना है, और कौन कौन इसमें शामिल थे ये भी आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि जो प्रारूप समिति होती है ये अक्टूबर 1947 से जो है कार्य करना शुरू कर देती है, और फरवरी 1948 तक ये अपना जो है कार्य करती है। और ये क्या करती है कि जो ड्राफ्ट जो BN राव की टीम द्वारा तैयार किया गया था उसमें ये कुछ संशोधन भी करती है और उसको जो है चेक करती है। इसीलिए इस प्रारूप को जो संशोधित या निर्माण करने के कारण जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। ये जो प्रारूप था, ये संशोधित जो प्रारूप था, ये फरवरी 1948 में जो है संविधान सभा के समक्ष जो है पेश किया जाता है। तो फरवरी 1948 में क्या किया जाता है, इस प्रारूप को संविधान सभा के सामने रखा जाता है। इस जो प्रारूप में अगर कभी पूछ लिया जाए तो 315 जो थे वो आर्टिकल थे और 8 मात्र अनुसूचियां थी। आज कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब प्रारूप जो तैयार किया गया था, संशोधित प्रारूप जो था, वो उसमें 315 आर्टिकल थे और 8 जो थी अनुसूचियां थी। उसके बाद क्या किया जाता है कि इस प्रारूप को जो है राज्य की विधानसभाओं में जो है भेज दिया जाता है, और वहां से ये अक्टूबर 1948 को जो है वहां से ये लौट जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो प्रारूप था, ये जो राज्य के विधानसभाओं से जब लौट कर आया अक्टूबर 1948 में, इसके बाद इसको संविधान के लोगों द्वारा जो है संविधान सभा के लोगों द्वारा भी पढ़ा गया। और इसी से आपको प्रश्न बन जाते हैं कि बताइए भैया प्रथम वाचन कब हुआ, द्वितीय वाचन कब हुआ, तृतीय वाचन कब हुआ। तो अब हम देखेंगे संविधान सभा द्वारा संविधान का वाचन या संविधान की रीडिंग, जो संविधान जो प्रारूप था उसको जब पढ़ा गया। पहला वाचन कब किया जाता है, तो वो किया जाता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच में। पहला वाचन
तारीख आप याद रखेंगे कि पहला वाचन कब से कब तक किया, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन यानी कि जो सेकंड रीडिंग थी वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली। और ये जो थी सबसे लंबी जो है वाचन प्रक्रिया थी, सबसे लंबा वाचन जो है दूसरा वाचन प्रक्रिया चली। तृतीय वाचन कब होता है, तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। और 26 नवंबर 1949 को ही हमारा जो संविधान जो होता है वो बनकर जो है तैयार हो जाता है। इसीलिए जो है 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और जब 26 नवंबर 1949 को ये संविधान जब बनकर तैयार हो जाता है तो इसमें कितने अनुच्छेद थे और कितने भाग, कितनी जो थी अनुसूचियां थी मूल संविधान में, पूछ लिया जाता है। तो इसमें 395 जो थे आर्टिकल थे और 22 जो थे इसमें भाग थे, यानी कि इसके पार्ट कितने थे, 22 पार्ट थे। और 8 इसमें जो थी शेड्यूल थी या अनुसूचियां इसमें थी। तो याद करेंगे कि 395 जो थे इसमें आर्टिकल थे, भाग कितने थे, 22 भाग थे और 8 इसमें अनुसूचियां थी। आगे देखते हैं कि बनने में कुल कितना समय लगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो जाता है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगर आप 9 दिसंबर 1946 से और 26 नवंबर 1949 का टाइम पीरियड निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा ने भाई कुल कितने दिन कार्य किया, तो संविधान सभा जो है 114 दिन जो है, कुल 114 दिन कार्य करती है। और इसके अगर एक बात आपको याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 तक, जो 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ उस दिन तक जो संविधान सभा है उसके कितने अधिवेशन हो गए थे, तो इसके हुए थे 11 अधिवेशन। एक जो अन्य अधिवेशन होता है वो होता है 24 जनवरी, संविधान के लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को किया जाता है। और कुल कितने अधिवेशन अगर पूछ लिया जाए तो कुल इसके 11 + 1 यानी कि 12 अधिवेशन संविधान सभा के टोटल होते हैं। और 26 नवंबर 1949 तक इसके कितने अधिवेशन होते हैं, तो 11 अधिवेशन होते हैं। और संविधान बनने में जो है वो 64 लाख रुपए का खर्चा आता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो 26 नवंबर और 1949 जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ही जो है 16 आर्टिकल जो है लागू कर दिए जाते हैं भारत में। 16 आर्टिकल किस दिन लागू किए जाते हैं, 26 नवंबर 1949 को। और शेष जो संविधान होता है वो हमारा 26 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया जाता है शेष संविधान। अब एक प्रश्न बन जाता है कि 26 जनवरी ही की डेट क्यों चुनी गई, क्योंकि 26 जनवरी को क्या किया गया था, 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन में, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं, उस दिन जो है रावी नदी के तट पर क्या किया जाता है, पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा यहाँ पर की जाती है। इसीलिए जो है 26 जनवरी का दिन ही चुना गया था 1950। और हमारा संविधान आपको लागू याद रखना है कब किया गया था, 26 जनवरी 1950। बनकर कब तैयार हो गया था, तो ये हो गया था 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। इस दिन बना था, 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे और 26 जनवरी 1950 को से संविधान जो है लागू कर दिया गया। अब जो 24 जनवरी 1950 को एक बैठक की गई थी, 24 जनवरी 1950 को एक जो है बैठक की गई, उसमें क्या किया गया है, राष्ट्रपति प्रतीकों का क्या किया गया, चुनाव किया गया। तो इसमें से जो राष्ट्रगीत था वो कब चुना गया, राष्ट्रगीत को चुना गया 24 जनवरी 1950 को। डेट याद रखेंगे, राष्ट्रगीत को कब चुना गया। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम है, जो आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगान को अपनाया गया है इसी दिन, राष्ट्रगान जो जनगण मन है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, वो भी 24 जनवरी 1950 को ही किया गया। अशोक चिन्ह, जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा अशोक स्तंभ, उसको चुना गया। जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति बने पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब चुना गया था, तो वो चुना गया था 22 जुलाई 1947 को। ये 1950 में नहीं चुना गया था। जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को चुना गया था, जिसका डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। और जो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2 होता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो संविधान का जब जो है राष्ट्रीय चिन्हों को भी चुना गया, तो 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान को लागू किया गया, इसीलिए 26
जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है, यानी कि गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है। तो जो भी हमने यहाँ पर अभी हिस्ट्री इतिहास देखा, उसको अब हम यहाँ पर पॉइंट वाइज जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इनको हम देख लेते हैं। तो संविधान निर्माण जो कि 1946 से 1950 के बीच में रहा, तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है किसके द्वारा तैयार किया गया, तो संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई, देख चुके हैं। पहली होती है 9 दिसंबर को, दूसरी होती है 11 को, तीसरी होती है 13 को। 13 दिसंबर को क्या किया जाता है कि संविधान का सभा का जो है संविधान का जो है उद्देश्य का प्रस्ताव जो बाद में चलकर हमारी प्रस्तावना बनती है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको रखा जाता है। भारत का संविधान बनने के लिए संविधान सभा में एक प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, देख चुके हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ये 12 अनुसूचियां जो हैं वर्तमान में है, जैसे जो नवी अनुसूची है उसको पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो इस प्रकार से जो है 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, लेकिन मूल संविधान में जो थी वो 8 अनुसूचियां थी। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, देख चुके हैं कि स्थायी अध्यक्ष जो है दूसरी बैठक में चुने जाते हैं। संविधान का प्रारूप जनवरी 1948 में प्रकाशित हुआ और भारत के लोगों को प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया, जब राज्य के विधानसभा में भेजे गए थे। 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए और 2473 पर वास्तव में चर्चा की गई। संविधान सभा में 11 सत्र हुए, देख चुके हैं कि 11 अधिवेशन इसमें हुए थे, लेकिन कुल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया गया, यानी कि संविधान सभा ने कितने दिन कार्य किया, 114 दिन कार्य किया। संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा में कुल मिलकर 2 साल 11 माह और 18 दिन तक बैठकें हुई। संविधान सभा ने भारत के नए संविधान को 26 जनवरी 1949 को अपनाया कब था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर जो है हस्ताक्षर किए। 15 अनुच्छेद, यहाँ पर 15 लिखा गया है लेकिन यहाँ पर 16 होना चाहिए था। जो 16 अनुच्छेद थे वो तभी लागू जो है कर दिए गए थे। संविधान के शेष उपबंध जो हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, जो संविधान के प्रारंभ होने की तारीख है और जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को इसलिए ही गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने पहिया, बैल और घोड़े के चित्रण वाले भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भी अपनाया। वर्तमान में इसे सारनाथ में देखा जा सकता है, जो कि अशोक का सिंह शीर्ष भी है, तो वहीं से लिया गया है हमारा नेशनल एम्बलम। भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रध्वज को के प्रारूप को अपनाया था। याद रखेंगे कि जो राष्ट्रध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था। और जो यहाँ पर दिखा गया है कि पहले महीने के रूप में चैत्र और 365 दिन के सामान्य वर्ष के शक संवत पर आधारित राष्ट्र कैलेंडर 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। तो जो हमारा राष्ट्र कैलेंडर है शक संवत, उसे कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर वाली बंगाली में रचित जन गण मन के हिंदी रूप को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको भी याद रखेंगे कि किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। इनसे बहुत ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हमने किसके संविधान से क्या लिया गया है, तो आइए अब इन्हें हम देखते हैं। देखिए, जब संविधान सभा जो थी जो उनके विद्वान थे सभी, उसमें से आधे से ज़्यादा वकील थे, तो उन्होंने क्या किया कि 60 से ज़्यादा देशों का जो है संविधान को पढ़ा और उससे जो है कुछ जो अच्छी बातें थी उनको लिया गया। इसीलिए जो है संविधान को, भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। आइए अब संविधान के स्रोतों को देखते हैं। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार
1935 अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया है? संघीय योजना को लिया है, राज्यपाल का कार्यकाल लिया है, न्याय तंत्र को लिया है, लोक सेवा आयोग को लिया है, आपातकालीन प्रावधान लिया गया है और यहाँ पे आपातकालीन प्रावधान नहीं होगा, प्रशासनिक वितरण। देखिए आपातकालीन जो उपबंध हैं, सॉरी हाँ, यहीं से लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध और जो प्रशासनिक वितरण है 1935 से है। ब्रिटेन का संविधान से है, संसदीय शासन है, विधि का शासन है, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख है, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका का पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति द्वारा नामांकन कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से भी क्या लिया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहितार्थ यहीं से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णयन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए समवर्ती सूची ली गई है। जो हमारे जो 7वीं अनुसूची है उसमें से जो है समवर्ती उसमें 3 अनुसूचियां हैं, तो उसमें से जो समवर्ती सूची है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, जो आर्टिकल 108 कहता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार लिया गया है, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता यहीं से ली गई है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जर्मनी के जो संविधान है वहाँ से आपातकाल के मूल अधिकारों का जो है स्थगन लिया गया है। फ्रांस के संविधान से उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श यहीं से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है। जापान के जो है संविधान से क्या लिया गया है? तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ, अब रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो एक तो उद्देशिका में मूल कर्तव्य और न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय भारतीय जो है नागरिकों को दिए जाते हैं। तो उनमें से जो ये तीनों न्याय हैं वो किससे लिए गए? न्याय के आदर्श जो है यूएसएसआर यानी कि जो अब का जो रूस है उससे जो है लिए गए हैं। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं भारत के जो संविधान के जो 22 भाग हैं उनके बारे में। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4। दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में है नागरिकता। आपको याद रखना है दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। बहुत बार पूछ ले जाता है कि किस भाग में क्या है, तो आपको याद रखना है। तीसरे भाग में क्या है? मूल अधिकार है, आर्टिकल जो है 12 से 35 तक है। चौथे में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51। मूल कर्तव्य किस में है? जो 4 का ए है उसमें मूल कर्तव्य जुड़े गए हैं। तो जो आर्टिकल 51 का ए है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और इस मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है यानी कि जो संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। उसके तहत इन मूल कर्तव्यों को जो है जोड़ा जाता है। 5वें भाग में क्या है? संघ सरकार के बारे में बताता है या संघ के बारे में बताता है, आर्टिकल 52 से 151 तक। और भाग जो 6 है उसमें राज्य सरकार है, 152 से 237 तक। और भाग 7 में क्या है? तो भाग 7 जो है वो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है निरस्त किया गया। आर्टिकल 238 जो है ये भाग अब खाली है, भाग नंबर 7। भाग नंबर 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है, आर्टिकल 239 से 242 तक। और भाग जो 9 है वो क्या बताता है? पंचायतें बताता है। पहले क्या हुआ था कि जो 7वां संविधान संशोधन था 1956 के तहत इसे भी लोप कर दिया जाता है और इसमें पंचायतों को जो है संवैधानिक संशोधन कब दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको फिर से जोड़ा जाता है। और इसमें अब पंचायतों को जो है संवैधानिक जो है दर्जा दिया जाता है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 243 से 243 का ओ तक यहाँ पर आर्टिकल हैं। और भाग 9 के ए में क्या है? तो नगर पालिकाएं हैं,
कब जोड़ा गया? 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत, यानी कि 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जी तक इसमें समाहित है। भाग जो है 9 का बी, जो सहकारी समितियां हैं, इनको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो जो 97वां संविधान संशोधन होता है 2011 में, उसके तहत सहकारी समितियों को भाग 9 के बी में जोड़ा जाता है। और इसके जो आर्टिकल हैं वो हैं 243 का जेड से लेके 243 का जेड के टी तक इसमें जो है आर्टिकल आ जाते हैं। भाग 10 में क्या है? भाग 10 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। आर्टिकल 244 से लेके 244 के ए तक। और भाग जो है 11 में क्या है? तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है, आर्टिकल 245 से 263 तक। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संविदा और वाद के बारे में ये बताता है, अनुच्छेद 264 से 300 का ए तक ये है इसमें आर्टिकल। भाग 13 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो है व्यापार वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक इसमें है। भाग नंबर 14 क्या कहता है? संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, यानी कि जो हमारी जो जो सिविल सर्विसेज होती हैं वो इसके अंदर आती हैं, अनुच्छेद 308 से लेके 223 तक। और भाग नंबर 14 का जो ए है ये अधिकरण से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया? तो ये 42 जो संविधान संशोधन था 1976 में इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 323 ए से लेके 323 के बी तक इसमें आर्टिकल हैं। और भाग 15 ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद जो है 324 से लेके 300 जो 29 के ए तक इसमें समाहित है। और भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध इसमें आ जाते हैं, अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक इसमें है। भाग नंबर 17 में क्या है? तो भाग नंबर 17 में जो है राजभाषा है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है। प्रकीर्णन जो है, या इसे मिश्रित भाग भी कहा जाता है, तो ये भाग नंबर 19 में है। आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। भाग नंबर 20 में क्या है? संविधान का संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमण सील और विशेष उपबंध हैं। भाग जो 22 है उसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। आर्टिकल 393 से 395 तक इसमें आर्टिकल हैं। अब ये तो हमने पूरे जो है भागों को देखा, पूरे 22 भागों को देखा। आपको जो याद रखने हैं, जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो हो जाता है भाग नंबर 1 हो जाता है इम्पोर्टेंट, 2 हो जाता है जिसमें नागरिकता है, 3 हो जाता है मूल अधिकार, चौथा हो जाता है डीपीएसपी, जो चौथा का ए है वो हो जाता है मूल कर्तव्य, पांचवा जो है वो संघ के बारे में बताता है, छठवां जो है राज्य सरकार के बारे में बताता है, और आठवां जो है यूनियन टेरिटरी आपको याद रखना है, नौवां जो है, और इसका ए और बी भी याद रख लेंगे कि 9 में पंचायतें हैं, 9 के ए में नगर पालिकाएं हैं, बी में सहकारी समितियां हैं। 10वां जो है 10वां भाग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र इसमें है। और 11 भी इंपॉर्टेंट है, जो संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताता है। इसके बाद आपको याद रखना है भाग नंबर 14 जिसमें सिविल सर्विसेज आ जाती हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और 15 में क्या है? 15 में जो है निर्वाचन है। और 17 जो है हमारी राजभाषा से रिलेटेड है। 18 जो है आपातकालीन उपबंध के बारे में बता देता है। और 20 इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद नंबर 368 जो है हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट भाग थे जिनको हमने यहाँ पर देखा। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो है भागों को देखा, संविधान के जो निर्माण की प्रक्रिया को देखा, और भी बहुत सारे इनसे प्रारूप समिति को देखा, और भी इनसे रिलेटेड जो है तथ्यों को हमने यहाँ पर देखा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे, और जो संविधान की जो विशेषताएं हैं उनसे भी कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो संविधान की विशेषताओं को भी देखेंगे और अनुसूचियों को भी देखेंगे। जो आज वर्तमान में जो 12 अनुसूचियां हैं इनको मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।